दोस्तों नमस्कार। आज हम कई इशू कर डिस्कस करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। वेस्ट बंगाल के बारे में क्यों गवर्नमेंट इतनी ईगर थी कि वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में ममता बनर्जी को हराया जाए। क्यों यहाँ पे जमाते इस्लामी ने एक स्टेटमेंट दे दी है, ममता बनर्जी से कहा है कि आप वेस्ट बंगाल को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दो, हम आपके साथ हैं। 17 करोड़ जो बांग्लादेशी हैं वो आपके साथ लड़ेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ। ये भी एक चर्चा की बात है, चिंता की बात भी है। और तीसरा है शुभेंदु अधिकारी के पीए का मर्डर। इसके पीछे किस पे शक जाता है? जो सेंट्रल एजेंसीज है वो इस टाइम पे पूरा अटेंशन डाइवर्ट कर रही है इस इशू के ऊपर, और जो नाम उनके सामने आ रहा है वो है अभिषेक बनर्जी का, कि क्या ये तो इन्वॉल्व नहीं है। और वहां पे कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनका नाम भी आ रहा है जो इस केस में इन्वॉल्व हो। और साथ में कुछ आईएसआई के लोग भी जो बांग्लादेश के अंदर बैठे हैं। जब से मोहम्मद यूनिस पावर से गए हैं वहां पे आईएसआई के लोगों की प्रेजेंस शुरू हो गई है। ये भी चिंता की बात है, इस पर भी बात की जाएगी। लेकिन मेन एक इशू है चिकन नेक का, इस पे बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं शंकर पानी जी। शंकर पानी जी, यहाँ पे जो पहली बात हम डिस्कस करेंगे कि अभिषेक बनर्जी का नाम आ रहा है सेंट्रल एजेंसीज के चर्चे के अंदर, कि उनका हाथ हो सकता है, कुछ पुलिस वालों का हाथ हो सकता है। और दूसरा जो आप टॉपिक डिस्कस करिए वो जो इस टाइम पे जमाते इस्लामी ने कहा है कि ममता बनर्जी कहीं चाहिए कि इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दे और अब आपके साथ आके यहाँ पे लड़ाई करेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ। अब बताइए, फिर हम बात करते हैं आगे। सूद साहब, ये जमाते इस्लामी है कौन? देखिए, हमें पता है कौन है। ये कोई गली के कुत्ते हैं, भौंक रहे हैं। कोई फर्क पड़ने वाला है हिंदुस्तान जैसे हाथी को? नहीं फर्क पड़ने वाला सर, इनको भौंकने दीजिए। ये लोग को मतलब बेमतलब की बातें कर रहे हैं। उनको पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। इनका धर्म में झूठ और सच के अंदर कोई फर्क नहीं है, तो ये सच तो देखना चाहते नहीं है कि सच जब आ गया कि आज हिंदू जाग गया है और इतनी बड़ी 2007 सीटें दी हैं, वो मानने को भी तैयार नहीं है। और ये क्या किया, मैंने जैसे पहले भी आपको एक प्रोग्राम में बताया था कि यहाँ तो बंदूकें आ चुकी हैं, बम आ चुके हैं, तलवारें आ चुकी हैं, घरों में पड़ी हुई हैं, तो वो तो इस्तेमाल होंगी आज नहीं तो कल। और वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग, और फ्रस्ट्रेशन में आ गए बिल्कुल। उनको उनके दिमाग में कभी था ही नहीं कि ममता इतनी बुरी तरह से हारेगी, सारे इलेक्शन हार जाएगी। उदय मैं एक बात आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मैं जो आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं वो है कि जब मोहम्मद यूनिस पावर में आए थे तो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार भी किए गए थे। और आज बांग्लादेशी जो जमात इस्लामी है, जो बांग्लादेश की एक पार्टी है, वो क्यों ममता बनर्जी से कह रही है कि आप इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दो? क्यों ममता बनर्जी ऐसी बातें कर रही है? सर, डीप स्टेट इसमें इन्वॉल्व है, जो जलता है कि हिंदुस्तान की इतनी प्रोग्रेस कैसे हो रही है, हिंदुस्तान ऐसे कैसे मजबूत हो रहा है जाके। तो पाकिस्तान एक दूसरा जला भुना पड़ा, जिसको पता है कि साला सिंदूर के अंदर ऐसी मार पड़ी है, लेकिन वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। बांग्लादेश में भी रेडिकल्स की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और उससे ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन है हिंदुस्तान में। तो सर ये लोग तो सब जल भुन गए हैं। इन लोगों को बोलते रहेंगे कि भैया ये करेंगे, और डेफिनेटली ये बहुत एक वनरेबल पॉइंट है, ये जो चिकन नेक का वनरेबल पॉइंट है। लेकिन ये हिंदुस्तान है सर। अभी देखिए कि वो पूरा हिस्सा कैसे हिंदुस्तान की जेब में आएगा, और वो चिकन नेक काफी खुला फिर रास्ता बन जाएगा, वो आ जाएगा जाके। नॉट टू वरी, लीव इट टू अवर लीडरशिप दैट इज गोइंग ऑन। बाकी सर ये बंगाल में तो जैसे मैंने कहा ना कि ये तो होना ही था, ये जो मर्डर हुए ना ये तो होना ही था। अभी ये है कि इनको पकड़ के, इनको अभी एफआईआर करके, जिन्होंने डराया धमकाया और ये जो अभिषेक बनर्जी वगैरह, इन्होंने कहा तो भैया कि मेरी आंटी को तुमने इतनी बुरी तरह से हरा दिया, दोनों जगह हरा दिया, हम थोड़ा तो बदला लेंगे। तो ये तो बदला लेंगे। उदय एक और मैं बात आपसे, देखो उदय एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा, मैं यहाँ डिस्कस भी करना चाहेंगे। देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, वेस्ट बंगाल में डेमोक्रेसी तो थी नहीं, ममता बनर्जी का गुंडा राज चलता था, अभिषेक बनर्जी उसके अंदर मेन था। और उसके कुछ पुलिस वालों से भी कनेक्शन थे जो उल्टे सीधे काम करते थे, यानी कि हिंदुओं को मारना, मंदिरों पे कंट्रोल करना, मंदिरों पे ताले लगाना। क्या अभिषेक बनर्जी को ये नहीं पता कि यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है, अब ये करूंगा तो मेरा क्या होगा? क्या आपको क्या लगता है, क्या ऐसी बात सोच नहीं रहा? सर बंगाल को आपको समझना चाहिए। मैंने तो बंगाली फिल्में बनाई है, मैंने तो बंगाल में काम किया है,
और मुझे पता है कि वहां पर कोई काम करने वाला है, वहां काम करते हैं यूपी वाले, एमपी वाले, वो तिवारी यादव बैठे हुए हैं, वो मेहनती लोग हैं। इन लोगों ने तो कुछ, किसी ने मेहनत करनी नहीं, इनको खाली अड्डाबाजी, पॉलिटिक्स और लड़कियां छेड़ना, यही चलता है इनका। दैट इज वाई इतने सारे रेप केसेस वहां पर होते हैं। रेप केसेस ऑल्सो दे डू इट एज अ रिवेंज, एज ए रिवेंज। मतलब तुम साले, हाँ, मान गया तुम्हारी बात। एक और मैं बात कहना चाहता हूँ, जो न्यूज सामने आ रही है कि कलकत्ता के अंदर, बाकी जगह भी है, कलकत्ता के अंदर बहुत से होटल्स हैं जहां पे ये मुस्लिम लोग या टीएमसी के लोग लड़कियों को ले जाते हैं, छोटी छोटी लड़कियों को 10 11 12 साल की ले जाते हैं, उनका रेप करते हैं। लेकिन जब कंप्लेन करने जाती है तो कोई कंप्लेन नहीं लिखता उनकी, और कहा जाता है कि ममता बनर्जी से परमिट कर रखा था कि आप रेप करो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तभी तो आरजी कार हॉस्पिटल के अंदर जब शोर मचा तो उस लड़की को मार भी दिया। तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्या सर मार दिया, सर मार तो दिया। उसके बाद जब सीबीआई आने लगी, एक दिन पहले टीएमसी के हजारों लोग जाके उन्होंने वहां पर सारे जितने भी सबूत थे मिटा दिए। कैन यू इमेजिन हैपनिंग इन इंडिया, हैपनिंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कि आप अपने पार्टी वर्कर्स को भेज रहे हैं सबूत हटाने के लिए। इसीलिए आज ऐसी मार खाई है ममता ने। और ममता बाय द वे सर कहीं कोई इलेक्शन जीती नहीं, अभी उसकी पोजीशन है नहीं, ना सीएम है ना कोई लीडर है। अब वो जाएगी कहाँ? इसके बाद उसका वापस आना या उठना बहुत ही मुश्किल है। और साथ में अभी तो सर आप देखिए, सुनो, ये अभिषेक बनर्जी और ये जो जहांगीर खान और वगैरह, ये सर ये सब गायब होने वाले हैं। क्या आप लिख के रख लीजिए। सुनो, देखिए एक और बात आ रही है यहाँ पे कि सेंटर से कुछ इंटेलिजेंस के हाई लेवल की टीम्स वो जा रही हैं वेस्ट बंगाल के अंदर सिचुएशन को देखने के लिए क्या हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी को अरेस्ट किया जाएगा, या अभिषेक बनर्जी को लगता है कि आपको इनको पकड़ा जाएगा? क्योंकि इसके खिलाफ तो बहुत से चार्जेस हैं, इनके खिलाफ कोल का चार्जेस, मेन जो है सुधांशु, जो इन्होंने वहां के जो लीडर का मर्डर किया, वो मेन चार्ज लग रहा है उस पर। हाँ, नहीं, इनके पर काटे जाएंगे, मेरी बात सुनिए। और इनके साथ ऐसी कोई हरकत नहीं होगी जिसमें इनको सिंपैथी मिल जाए। ये सेंट्रल फोर्सेस, जैसे अगर अरेस्ट करना चाहिए किसी को तो पहला आदमी है राहुल गांधी, उसको अरेस्ट करना चाहिए, जो दुनिया हिंदुस्तान में आग लगाता रहता है, जहर फैलाता रहता है। लेकिन उसको अगर अरेस्ट किया और उसको अगर डाल दिया पीछे तो उसको सिंपैथी वोट मिलेगी। और वो जीते जी जब अपना भट्टा बैठा रहा है, जीते जी जब वो बीजेपी का फायदा कर रहा है, जीते जी जब वो सरकार का फायदा कर रहा है, तो व्हाई डू दैट टू हिम? इतनी इंपॉर्टेंट। अभी मैं एक बता रहा था कि किसी ने वहां अपने एनआईए वालों का ये था कि यार अभी इसको अभिषेक बनर्जी को अंदर कर दो जाके। तो दे हैव डिसाइडेड टू इग्नोर हिम, बट नाउ दे विल नॉट इग्नोर हिम आफ्टर दिस मर्डर ऑफ शुभेंदु अधिकारी के जो अपने एड हैं और जो उनके पीए हैं, जो उस मर्डर के बाद अब उसको छोड़ेंगे नहीं सर। लॉ पकड़ेगी उसको, नहीं तो कोई अज्ञात पुलिस वाला, वो जिस तरह से इन्होंने अज्ञात बंदूकधारी ने जिस तरह से मर्डर किया, वैसे ही अज्ञात बंदूकधारी अपना काम करने वाले हैं ऑन दिस पीपल, बिकॉज इट इज अ सीरियस थिंग सर। ये करते आ रहे हैं। मतलब आज आपके पर कट गए, आज आपके पैर कट गए, आज आप कुछ कर नहीं सकते, कोई ताकत नहीं है, उसके बावजूद भी कर रहे हैं। फिर ये तो क्या है कि ये अपना एक कावर्डली एक्ट, ये तो कोई भी कर सकता है। आपने गाड़ी को रोका जाके, आपने कहा कि यहाँ पे आरजी कार हॉस्पिटल के अंदर एक लड़की का मर्डर हुआ, उसके बाद वहां पे मतलब सारे सबूत मिटा दिए। ये तो महाराष्ट्र में भी हुआ था जब सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया था, तो ये तब भी किया गया था। उस टाइम पे पार्टी के वर्कर्स के भाई पुलिस ने जाके मिटा दिया सारा कुछ। ये तो वहां भी हुआ था जब ठाकरे गवर्नमेंट थी सर। चलिए, वो एक ढील यहाँ पर हुई है, लेकिन उसका भी सच उभरेगा और डेफिनेटली एफआईआर होने लगेगा। आपको क्या लगता है कि उस केस के अंदर इसी वजह से ठाकरे पावर से बाहर चले गए? मेन रीजन तो ये भी होगा ना वहां पे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और मैं बता रहा हूँ, केजी कार के जो इंसिडेंट हुआ है वो मेन इशू है। वो बंगाल की सारी औरतें भड़क गई हैं एकदम जाके, उसी की वजह से आज इतनी बुरी मार खाई है ममता ने। बेशर्म औरत है सर वो, बिल्कुल
वो अपने आप को ईदी अमीन समझती है, या उसको सोचती है कि मैं इसको कोरिया बना लूंगी और कोरिया में जैसा चलता है वो। देखिए, ये बंगाल का इशू नहीं है सर, इस वक्त मैं बता रहा हूँ, ये नेशनल इशू है, ये नेशनल इशू है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इतनी मेहनत की, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने इतनी ज्यादा मेहनत की कि उन्होंने पूरी अपनी फोर्स डाल दी, बिकॉज इट इज टू डू विथ नेशनल सिक्योरिटी सर। अब वो अच्छा, है हम आपने बोलिए। नेशनल सिक्योरिटी की बात की, मैं नेशनल सिक्योरिटी पे आता हूं। देखिए क्या है कि जब यहाँ सीपीएम गवर्नमेंट थी 34 साल तक, तो उस टाइम पे भी देश को खतरा था, क्योंकि जब 1962 का वार हुआ था हमारा चाइना के साथ, तो उस टाइम पे जो जवाहरलाल का डिफेंस मिनिस्टर था वो कम्युनिस्ट था, और उसने हमारे फोर्सेस को आर्म्स एमुनिशन नहीं दिए। जो फैक्ट्रियां थी उनको बंद करा दिया, वहां पे खिलौने बन रहे थे। फिर जो कम्युनिस्ट थे इंडिया के अंदर, उन्होंने यहाँ पे स्ट्राइक करनी शुरू कर दी, यानी कि जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज थी वहां पे, जहां आर्म मैन्युफैक्चर होते थे, वहां पे स्ट्राइक कर दी, क्योंकि सारे कम्युनिस्ट उसको कंट्रोल करते थे। फिर उसके बाद जो कम्युनिस्ट यहाँ पे आ गए, अब मेन खतरा तब भी इंडिया को था कि यहाँ पे चिकन नेक है, अगर चाइना अटैक कर देगा तो ये तो चिकन नेक पाकिस्तान दे देंगे, चाइना को। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट को चिंता थी, लेकिन उस टाइम पे जो हमारी गवर्नमेंट थी वन केयर, उनको ख्याल ही नहीं था कि देश की सुरक्षा कैसे हो सकती है। लेकिन जब बीजेपी आई तो उस टाइम पे ममता बनर्जी थी, और जब ममता बनर्जी आई थी तो बीजेपी को था कि ये देश को संभालेगी, स्टेट को संभालेगी, लेकिन उसने तो वही काम करना शुरू कर दिया, एंटी हिंदू एजेंडा अडॉप्ट कर लिया, प्रो मुस्लिम एजेंडा अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। फिर आपने देखा कि कैसे वहां बांग्लादेशियों ने, हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत से लोगों ने कहा चिकन नेक को हम काट लेंगे, और इस वजह से एक जो जिहादी है वो जेल में बैठा भी, दिल्ली के अंदर उस टाइप का लेक्चर दिया था। अब गवर्नमेंट ने जो मेन एक्शन लिया है वेस्ट बंगाल के अंदर, वो इसलिए कि चिकन नेक पड़ता है वेस्ट बंगाल के अंदर भी, वेस्ट बंगाल का एरिया है जहां से पास होके जाता है चिकन नेक, और ये 20 किलोमीटर चौड़ा है, 60 किलोमीटर लंबा है। तो गवर्नमेंट ने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे फोर्सेस को बिठा दी। इन्होंने 2 कंपनियां और बिठा दी थी, यानी कि 60,000 सोल्जर और बिठा दिए थे चिकन नेक के आसपास, क्योंकि वहां पे सारे मुस्लिम ने इनको घेर के रखा था, और वो घेर के इन्होंने कुछ मुस्लिम को निकाल दिया। फिर इन्होंने एक प्लान बनाया कि हम इसके नीचे से ट्रेन लेके जाएंगे। अगर चिकन नेक के नीचे से ट्रेन जाएगी तो जब अगर कोई नॉर्थ ईस्ट में झगड़ा होता है या चाइना अटैक करता है तो हमारी सप्लाई लाइन चलेगी। चाइना का प्लान है कि अगर वो चिकन नेक पे कंट्रोल कर ले तो जो नॉर्थ ईस्ट है वो इंडिया से कट जाएगा। इसीलिए चाइना ने 2017 में डोकलाम, जो भूटान साइड है, वहां पे रोड बनाने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम पे मोदी जी ने उनको रोक लिया, अपनी फोर्सेस भेज दी, क्योंकि भूटान की सिक्योरिटी इंडिया देखता है। वो रोक दिया तो चाइना 70 दिन के बाद वहां से पीछे हट गया, और वहां पे रोड नहीं बनाया हुआ, क्योंकि अगर वो रोड बनाता तो उसके टैंक्स आ सकते थे, उसकी गन्स आ सकती थी, वहां पे चिकन नेक पे अटैक कर सकता था, जो वहां से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। तो इंडिया ने कहा भाई हम तुम्हें भुटने टेरिटरी लेने ही देंगे, और ना तुम रोड बनाने देंगे। वो तो एक तरीके से आप समझिए कि प्रॉब्लम फट गई। लेकिन अब जो इनका मेन इशू है बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल के पर कंट्रोल करने का, पॉलिटिकल तो है कि पॉलिटिकल बीजेपी आना चाहती थी, लेकिन बीजेपी चाहती थी वहां पे जो भी गवर्नमेंट हो नेशनलिस्ट तो हो, इंडिया की सिक्योरिटी का ख्याल तो रखे। लेकिन ममता बनर्जी ने तो बॉर्डर पे फेंसिंग की परमिशन नहीं दी। 600 किलोमीटर का एरिया जहां पे फेंसिंग नहीं हो पाई ममता बनर्जी की वजह से, कि वो लैंड नहीं दे रही थी बीएसएफ को, जबकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, लेकिन ममता बनर्जी ने किसी की भी नहीं सुनी। अब जो बीजेपी ने यहाँ पे इतनी मेहनत की है, वहां पे गवर्नमेंट चेंज की तो बात है, लेकिन वो बीजेपी वहां पे आकर के अब चिकन नेक को प्रोटेक्ट करना चाहती है। वहां पे हमने आसपास ब्रह्मोस मिसाइल भी लगा रखी है, हमारी नेवल बेसिस भी हैं इंडियन ओशन के अंदर जो वहां पे पहुंच सकती हैं बांग्लादेश के आसपास। फिर हमारी आर्मी की बेसिस है, 4 हमारी आर्मी की बेसिस हैं चिकन नेक के आसपास या बांग्लादेश के आसपास, 4 हमारी एयर बेसिस हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ममता बनर्जी को हटा करके चिकन नेक को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही है। फिर गवर्नमेंट ये सोच रही है कि अगर बांग्लादेश की तरफ से कोई इंडिया पे अटैक हो तो हम एरिया कंट्रोल कर लें, ताकि चिकन नेक को सेफ गार्ड कर पाए। और अभी एक उनके मिनिस्टर हमको धमकी दे रहे हैं कि आप बांग्लादेशियों को भेजोगे तो हम आप पे अटैक कर देंगे। भाई अटैक करना तो कर लो, सोचते क्यों? हम तो वेट कर रहे हैं कि आप अटैक करो, आप अटैक करो तो हम आपको सबक भी सिखा देंगे। पाकिस्तान को तो हमें 4 घंटे लगे थे, तुम्हें तो 1 घंटे के अंदर हम खत्म कर देंगे, नजर नहीं उठा के देखोगे। पहले अपनी आर्मी से तो पूछो क्या तुम इंडिया पे अटैक करने को तैयार हो? ये जो जिहादी हैं ये तो उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। लेकिन मेन बात यह है कि इंडिया का जो मेन पर्पस था मोदी या अमित शाह का, वो ये भी था कि चिकन नेक को सिक्योर किया जाए। और आज हमारी जो गवर्नमेंट आई है इस टाइम पे वेस्ट बंगाल में और असम के अंदर, उससे चिकन नेक काफी हद तक स्ट्रांग हो गई है, सिक्योर हो गई है, और यही एक इनका पर्पस है। फिर जो जिहादी यहाँ पे बार बार बात करते हैं ममता बनर्जी को कि आप इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दो, हम आपके साथ हैं। ममता बनर्जी जिस दिन इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करेगी, ममता बनर्जी के साथ 10 आदमी नहीं खड़े होंगे, अखिलेश यादव भी भाग जाएंगे, राहुल गांधी भाग जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इनका तो चिथड़े निकाल देंगे लोग यहाँ पे।
लेकिन जो जमात इस्लामी है उसने शेख हसीना को तो हटा लिया। देखिए जब शेख हसीना पावर में थी बांग्लादेश के अंदर, तो उस टाइम बांग्लादेश में अल्फा के कुछ मिलिटेंट भी रहते थे, वहां छिपे हुए थे। कुछ जो नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट है वो भी छिपे हुए थे। जब पीएम मोदी पावर में आए, उससे पहले कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया। जब पीएम मोदी पावर में, तो कहा भाई आप यहाँ तो अल्फा के लोग भी हैं, ये दूसरे जो लोग हैं वो भी हैं आपके यहाँ पे, जो नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट्स हैं। तो मतलब तो उस टाइम पे शेख हसीना ने उनको सबको निकाल दिया और तो इंडिया हमारा सिक्योर हो गया। हमें तब उस टाइम पे चिंता नहीं थी, लेकिन जब मोहम्मद यूनुस आया तो उसने तो बार बार हमको यही धमकी देनी शुरू कर दी कि तुम्हारा चिकन नेक को ले लेंगे। उनके मिनिस्टर धमकी दिया करते थे, उनके पॉलिटिकल लीडर्स धमकी दिया करते थे। फिर उसके बाद जमात इस्लामी ने भी कहा तब इसको ले लेंगे। फिर उसके बाद जो आईएसआई है उन्हें अपने लोग भेजे यहाँ पे चिकन नेक के आसपास, पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करके चले गए। फिर यूएस के सीआई के लोग भी यहाँ पे आ गए, और वो जो आपके आईएसआई के और सीआई के लोग हैं इस टाइप पे बांग्लादेश के अंदर बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट चेंज हो गई, लेकिन डर तो हमें है। फिर यहीं से तो पीएम मोदी पे अटेम्प्ट हुई थी, जो उनको मारने की कोशिश की गई थी। पीएम मोदी एससीओ की मीटिंग अटेंड करने गए थे चाइना के अंदर। तो इंडिया इस टाइम पे वरीड भी है, कंसर्न भी है, तैयार भी है, और जो बाकी तैयारी है वो इंडिया करेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज करके, अब जैसे हमारे इंटेलिजेंस के ऑफिसर बहुत से गए हैं, बहुत सी टीमें जा रही हैं इस टाइम पे वेस्ट बंगाल के अंदर। आईबी की टीम जा रही है, रॉ की टीम जा रही है, हमारे एनटीआरओ की टीम जा रही है, और साथ में जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज उनको भी स्ट्रेंथन किया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि वो लोग आएंगे किसी ना किसी को मारने की कोशिश करेंगे, और सारा का सारा जोशला बांग्लादेश की तरफ से आएगा। ये भी तैयारी की जा रही है कि जल्दी से जल्दी फेंसिंग की जाए, जल्दी से जल्दी अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये बेसिकली स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं इस टाइम पे वेस्ट बंगाल को। पहले जो हमें डर था वो था पाकिस्तान की तरफ से कि वहां से मिलिटेंट आते हैं, नेपाल के रास्ते से आते हैं, लेकिन आज जो हमारी सेंट्रल फोर्सेज हैं उनको डर है कि बांग्लादेश की तरफ से मिलिटेंट आएंगे। अब एक इंसिडेंट हुई है जहां पे, आज की इंसिडेंट है जहां पे 9 टेररिस्ट वो पकड़े गए जो बांग्लादेश के रास्ते इंडिया के अंदर घुसे थे। तो खतरा तो है, डर तो है, चिंता भी है हमारे लिए, लेकिन हाँ तैयार है। तो आज हमारी जो पूरी अटेंशन जा रही है वो जा रही है बांग्लादेश की तरफ या वेस्ट बंगाल की तरफ, क्योंकि हमारी जो एजेंसी थी यहाँ पे थोड़ी कमजोर थी, स्पेशली क्योंकि ममता बनर्जी पावर में बैठी थी। और ममता बनर्जी के पावर में बैठने से मतलब था कि हमारे जो आईबी के लोग हैं, जो रॉ के जो यूनिट्स हैं, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे थे, छुप छुप के काम करना पड़ता था, कहीं हम उन पे ना अटैक हो जाए। फिर बीएसएफ की इन्होंने स्ट्रेंथ तो बढ़ा दी थी बॉर्डर पे, लेकिन साथ में 20 कंपनियां बीएसएफ की और रेस कर रहे हैं, सीआरपीएफ की भी रेस कर रहे हैं, क्योंकि जो बॉर्डर के मैनेजमेंट देखता है बांग्लादेश के और राजस्थान सेक्टर में, वो देखता है बीएसएफ। तो गवर्नमेंट इस पे सारा ध्यान दे रही है, और इस टाइम पे हाई लेवल बैठक हुई है कल हमारे दिल्ली के अंदर, और होम मिनिस्ट्री के लोग भी थे, इंटेलिजेंस के लोग भी थे, कि किस तरीके से वेस्ट बंगाल के अंदर पूरा सुधार लाया जाए, कहां से प्रोटेक्शन की जाए, और जो लोग यहाँ से क्राइम करके बांग्लादेश में भागे तो उनको कैसे डील किया जाए। तो ये सारी बातों पे इस टाइम पे चर्चा हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा अटेंशन है वो है वेस्ट बंगाल को सेफगार्ड करना। और कल यहाँ पे देश को स्वेयरिंग सेरेमनी, हाँ देश को सेफगार्ड करना सर, देश को सेव करना, इट इज ए नेशनल इशू, नॉट नेशनल इशू है, लेकिन मेन उस तरफ से है। यहाँ से तो हमने काफी प्रोटेक्शन कर ली, लेकिन आज जो सारी की ज्यादा खतरा आ रहा है, नया खतरा आ रहा है, वो आ रहा है आपके बांग्लादेश की तरफ से। तो आप क्या है कि स्पेशली उस पर टेंशन दे रहे हैं कि कैसे सारा कुछ सेफगार्ड किया जाए, कैसे प्रोटेक्शन की जाए। इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस इस टाइम पे ज्यादा पावर में आ रही हैं, ज्यादा उनको भेजा जा रहा है इसी एरिया के अंदर, ताकि मिलिटेंट यहाँ घुस ना पाए, आए तो उनको मार दिया जाए। अननोन गनमैन की बात भी करेंगे कि क्या जरूरत होगी हमको। अगर हमको थोड़ा सा खतरा लगेगा तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अननोन गनमैन अपना काम करेंगे बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि जो अननोन गनमैन है वो देश को हमारे हितैषी है, हमारा भला सोचते हैं। जो भी हो, मैं तो नहीं कह सकता कौन है, ये तो किसी को भी नहीं पता कौन है, क्योंकि आज तक कोई पकड़ा तो गया नहीं। और ऐसा लगता है कि अब हमारी गवर्नमेंट इस टाइम पे पूरे तरीके से पूरी अटेंशन दे रही है आपके वेस्ट बंगाल को, इंडिया की सिक्योरिटी के इश्यूज को लेकर के, और साथ में वहां पे जो गवर्नमेंट है। और शुभेंदु अधिकारी को ऐसा लग रहा है कि उनको अब जो शपथ दी जाएगी सीएम बनने की, शायद आज की डेट है, 9 तारीख को उनको शपथ देनी है, साथ में उनके 2 डिप्टी सीएम होंगे, क्योंकि बड़ी स्टेट है तो ये चाहते हैं सबको रिप्रेजेंटेशन दी जाए। और ये शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैं अपना काम करूंगा, जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने मर्डर किया है उनको छोड़ा दिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए सर। ये एक्चुअली हमारे गवर्नमेंट की थोड़ी कैलकुलेशन गलत हो गई। उनको लगा कि कम्युनिस्टों को हटाने के लिए हमारी बीजेपी में जो मिनिस्ट्री संभाल रही थी ममता, वो जब जाएगी तो वहां के हालात सुधार देगी, लेकिन सुधारे नहीं, उसने और बिगाड़ दिए। बिकॉज ऑफ डीप स्टेट, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज ऑफ बांग्लादेश। उस औरत के दिमाग में कुछ बड़ी बड़ी चीजें आने लगी कि हाउ आई विल इंटरनलाइज
द बंगाल प्रॉब्लम, और किस तरह से, और उसने बंगाल की प्रॉब्लम को एक आज हमारी इंटरनेशनल प्रॉब्लम बना दी है, जो हमारी गवर्नमेंट समझ रही है, एंड दे विल टेक डेफिनेटली वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स। और जिस तरह से नक्सलिज्म को गायब किया ये बंगाल में जो गुंडागर्दी इन्होंने की हुई है, जो इनके हरकतें हैं, वो देखना सही तरह से दे विल वाइप आउट फॉर एवर। मैं बता रहा हूँ वो अभी अब तो अभी हटने भी अभी चाहिए, मिटाने भी चाहिए। बिल्कुल। देखिए मेन हाँ, मेन इश्यूज के साथ आता है रिपेट्रिएशन ऑफ बांग्लादेशी। इनको धक्के मार के देश से निकाला जाए, चाहे बोट से निकालो, चाहे इनको बॉर्डर पे जाकर के धक्का लगा दो, पीछे से गोलियां चला दो, मरने दो इनको। ये हमारे देश से निकलने चाहिए। जब तक बांग्लादेशी यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे मिलिटेंसी भी चलेगी, बाकी काम भी चलेंगे, फिर सर हमको डील करना पड़ेगा बांग्लादेश के साथ। अभी से हजारों लाखों बांग्लादेशी भागना शुरू कर दिए हैं, उनके अंदर घबराहट शुरू हो गई है, पैनिक हो गया, वो लोग भाग रहे हैं यहाँ से। और वी हैव टू मेक श्योर कि यहाँ रहने का उनका कोई मौका नहीं देना चाहिए, उनको भगा देना चाहिए। एंड डेफिनेटली दिस प्रॉब्लम, बांग्लादेशी प्रॉब्लम, जो हमें भी लग रहा था छोटा सा, यार ये बांग्लादेश की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम हो गई, बट इट हैज बिकम अ नेशनल इशू, इट हैज बिकम अ इंटरनेशनल इशू, सो इट हैज टू बी रिमूव्ड। और बिल्कुल, और उसके लिए अमित शाह जी बहुत जबरदस्त आदमी है, और खैर मोदी जी का तो दिमाग जो चलता है, तो वो मेरे ख्याल से दूसरे आदमी को समझ ही नहीं आती, वो बाद में रियलाइज करते हैं। तो ये डेफिनेटली होगा सर। यहाँ पर जो गलती हो गई है कि इस औरत को वहां रखा गया एज द चीफ मिनिस्टर, इसको अभी रेक्टिफाई किया जाएगा। और बंगाल में जो गुंडाइज्म है और बदमाशियां हैं, इसको वाइप आउट करके वापस इसको एक कमर्शियल सेंटर और एक बहुत बड़ा कल्चरल सेंटर बंगाल को बनाएंगे, जो विच विल बी वेरी गुड फॉर द कंट्री एंड फॉर द ग्लोबल वर्ल्ड पीस। चलिए प्रोग्राम खत्म करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अपने कमेंट्स दीजिएगा कि आपको क्या लगता है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय सोनार बांग्ला एंड वंदे मातरम।